हाल ही में 29 अगस्त 2022 को हुए रिलायंस की एनुअल जनरल मीटिंग में रिलायंस जियो ने 5G नेटवर्क के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने की ऐलान कर दिया है और ये भी कहा है कि दिवाली तक प्रमुख शहरों में जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में हाई स्पीड की सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी। और साथ ही में उन्होंने ये भी बताया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज और 75,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाली है आने वाले 5 सालों में अपने पेट्रोकेमिकल की कैपेसिटी को एक्सपेंड करने के लिए। और उन्होंने ये भी बताया जो पिछले साल 4 अनाउंसमेंट किया गया था 4 गीगा फैक्ट्रीज की, सोलर पैनल, एनर्जी स्टोरेज, इलेक्ट्रोलाइजर्स, फ्यूल सेल्स, इनमें से अब एक और यानी कि 5वीं गीगा फैक्ट्री ऐड करने वाले हैं जो कि होगी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की। इससे यह पता चलता है कि आने वाले समय में रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने बिजनेस को और भी बड़े ऊंचाइयों पर ले जाने वाला है, जिससे कि उनके कॉम्पिटिटर उन्हें बीट ना कर पाए। Jio 5G will be the world's largest and most advanced 5G network. रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर कंपनी है। 2004 में रिलायंस इंडस्ट्रीज पहली भारत की प्राइवेट सेक्टर कंपनी बनी थी जो कि फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की लिस्ट में पाया गया था। आखिर में रिलायंस इतनी बड़ी कंपनी बनी कैसे, तो आइए जानते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवांग है और आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। इस वीडियो में हम आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के फुल केस स्टडी के बारे में बताएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, रिलायंस भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर कंपनी है। 2004 में रिलायंस पहली भारत की कंपनी थी जो कि फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की लिस्ट में पाया गया था। यह कंपनी पूरे देश भर में वर्ल्ड क्लास की मैन्युफैक्चरिंग की फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करती है, जैसे कि इलाहाबाद, बाराबंकी, दहेज, हाजीरा, होशियारपुर, जामनगर, नागोथाने, नागपुर, नरोदा, पातालगंगा, सिलवासा और वडोदरा जैसे शहर में इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जहाँ पे वो वर्ल्ड क्लास की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर कई ढेर सारे एक्टिविटीज़ की जाती हैं, जैसे कि हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, पेट्रोकेमिकल, रिटेल, कम्युनिकेशन जैसे एक्टिविटीज़ करते हैं। मतलब कि इन एक्टिविटीज़ के हिसाब से इनको कई सेगमेंट्स में बांटा गया है। जैसे कि पेट्रोकेमिकल सेगमेंट में जो भी पेट्रोकेमिकल के प्रोडक्ट होते हैं उनको प्रोडक्शन से लेकर मार्केटिंग तक के ऑपरेशंस में हैंडल किए जाते हैं। ठीक इसी तरह रिफाइनिंग सेगमेंट में भी होता है। रिफाइनिंग सेगमेंट में जो भी पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स होते हैं उनको प्रोडक्शन से लेकर मार्केटिंग तक के सभी ऑपरेशंस हैंडल करते हैं। और जो ऑयल एंड गैस सेगमेंट होता है उसमें क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के प्रोडक्शन से लेकर साथ ही साथ उसके एक्सप्लोरेशन और डेवलपमेंट पे भी ध्यान दिया जाता है। और जो बाकी के सेगमेंट्स हैं उसमें टेक्सटाइल, रिटेल का बिजनेस, साथ ही साथ वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन को डेवलपमेंट करने में इस सेगमेंट का यूज़ करते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की इस्टेब्लिशमेंट धीरज लाल हीराचंद अंबानी मतलब कि धीरू भाई अंबानी ने 1966 में की थी। शुरू में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में सिर्फ और सिर्फ टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग होता था। 8 मई 1973 में रिलायंस ने इस नाम को मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम को इनकॉर्पोरेटेड किया था और उसे यह नाम का कंफर्मेशन 1985 में मिला। और फिर कुछ सालों बाद रिलायंस ने अपने बिजनेस को भी ट्रांसफॉर्म करने लग गया। जैसे कि रिलायंस कंपनी 1979 में टेक्सचरिंग और ट्विस्टिंग की फैसिलिटीज़ को सेटअप कर दिया। फिर 1986 में रिलायंस ने पॉलिस्टर स्टेपल फाइबर मतलब PSF का प्लांट सेटअप किया। और फिर 2 साल बाद 1988 में लीनियर एल्गाइल बेंजीन मतलब लैब और प्यूरिफाइड टेलीपैथिक एसिड PTA का प्लांट सेटअप किया। और गुजरात के हाजीरा में रिलायंस ने डू पॉइंट और BF गोदरेज के साथ मिलकर HDPE और PVC ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों पाइप होते हैं का प्रोडक्शन करने के लिए उन्होंने पेट्रोकेमिकल का सेटअप किया। और ये हाजीरा का प्लांट 1991 में 1992 में चालू हो गया था। और फिर कुछ सालों बाद यानी कि 1955 और 1956 में रिलायंस ने NYNEX न्यूयॉर्क और इंग्लैंड एक्सचेंज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ मिलकर टेलीकॉम इंडस्ट्री में कदम रखा और भारत में रिलायंस टेलीकॉम प्राइवेट लिमिटेड को प्रमोट करने लगा। और फिर रिलायंस 1996 में 1997 में बॉन्ड को इश्यू करने वाली भारत की सबसे पहली कंपनी बनी। उसके बाद रिलायंस कंपनी ने
हाजीरा मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स में 80,000 टन बॉटल ग्रेड पीईटी का प्लांट चालू किया। और 1997 और 98 के दौरान रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की हाई पीईटी चिप क्वालिटी प्रोडक्ट्स के कारण इंटरनेशनल लेवल पे भी इसे एक्सेप्ट कर लिया गया। और उसी साल रिलायंस ने गुजरात के जामनगर में रिफाइनरी के साइट पर 2 वर्ल्ड लेवल पर प्लांट को सेटअप करने के लिए 5,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। और फिर 1998 और 99 में रिलायंस ने रिलायंस गैस के नाम पर 15 किलो के सिलेंडर को पैक्स एलपीजी को इंट्रोड्यूस किया। साथ ही साथ 1999 और 2000 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने जामनगर में अपने नए इंटीग्रेटेड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में दुनिया के सबसे बड़े प्लांट को चालू किया, जिसकी कैपेसिटी 1.4 मिलियन टन पर एनम पैराज़ाइलिन की प्रोडक्शन की थी। और इसकी प्लानिंग पहले से ही 1997-1998 में हो गई थी। और फिर 2017 में जामनगर की पैराज़ाइलिन कॉम्प्लेक्स को लास्ट क्रिस्टलाइजेशन ट्रेन के चालू करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने वर्ल्ड लेवल पर पैराज़ाइलिन का सेकंड सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन गया। और फिर 2000 में रिलायंस ने 36 महीनों में जामनगर में दुनिया की सबसे ज़मीनी स्तर पर रिफाइनरी शुरू की। जामनगर रिफाइनरी में कई वैरायटीज़ के क्रूड ऑयल पेट्रोलियम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया जाता था, जिससे कि वे आज अपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को बाहर भी एक्सपोर्ट कर सके और इंडिया में भी सप्लाई कर सके। फिर 2004 और 5 में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने फ्रैंकफर्ट जर्मनी के ट्राइवेरिया GmbH के पॉलिस्टर के हेडक्वार्टर को एक्वायर किया, जिसकी कैपेसिटी 1,30,000 टन पर एनम पर पॉलिस्टर स्टेपल फाइबर्स को या फिर पॉलिस्टर फिलामेंट यार्न या फिर पॉलिस्टर चिप्स की प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी थी। और 2006 में रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड ने रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड के माध्यम से एक नई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड रिफाइनरी को सेटअप किया। और इसी साल रिलायंस ने हैदराबाद में अपने पहले रिलायंस फ्रेश स्टोर के साथ रिटेल सेगमेंट में इंटर किया। और 2017 में रिलायंस रिटेल $5 बिलियन से अधिक रेवेन्यू जनरेट कर चुका था। रिलायंस रिटेल ने एक मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट किया, जिससे कि आसपास के सभी स्टोर, सुपरमार्केट, हाइपरमार्केट, होलसेल, कैश कैरी स्टोर्स और जो ऑनलाइन स्टोर्स को इजीली ऑपरेट कर सके। रिलायंस रिटेल ने लगभग 13 मिलियन स्क्वायर फीट के रिटेल प्लेस के साथ पूरे भारत में 3300 से अधिक स्टोर को ऑपरेट करता है। फिर 2007 और 8 के दौरान कंपनी ने हुआलन मलेशिया के कुछ पॉलिस्टर एसेट्स के लिए एग्रीमेंट साइन किया और रिलायंस के पास अधिकांश कंट्रोल आ गया था गल्फ अफ्रीकन पेट्रोलियम कॉरपोरेशन का। और फिर ईस्टर्न अफ्रीकन मार्केट्स में अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करने लग गया। उसके बाद अप्रैल 2008 में कंपनी ने कंज्यूमर्स के साथ गैस सेल्स एंड परचेज एग्रीमेंट मतलब GSPA पर साइन किया, जिससे कि पावर सेक्टर में KG-D6 ब्लॉक से जो नेचुरल गैस को प्रोड्यूस किया जाता है उसको वो सप्लाई कर सकें। 2 अप्रैल 2009 में कंपनी ने अपनी KG-D6 ब्लॉक में हाइड्रोकार्बन का प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। और दिसंबर 2009 में कंपनी ने गैस को भी डिस्कवर किया NELP5 के एक्सप्लोरेशन ब्लॉक में, मतलब KG-D5-D3 में गैस की खोज की थी। ये क्या था? यह एक ब्लॉक था जहां पे इसकी खोज हुई थी। फिर अप्रैल 2010 में कंपनी ने न्यू दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में 1 मेगावाट का सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट को चालू किया। ये पावर प्लांट लगभग 1.4 मिलियन यूनिट तक की इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है साल भर में। यह स्टेडियम की बिजली की ज़रूरतों को पूरा करेगा। यह सेटअप करने के बाद कंपनी ने इकोनॉमिक के नॉलेज के हिसाब से ब्रॉडबैंड का फ्यूचर देखा, ब्रॉडबैंड की अपॉर्चुनिटी देखी और इसमें कंपनी की लीडरशिप की पोजीशन हो सकती थी और भारत को वर्ल्ड लेवल पर 4G नेटवर्क और सर्विसेज को प्रोवाइड करने वाली देशों में सबसे आगे रहने की अपॉर्चुनिटी देखती है। और अगस्त 2010 में कंपनी ने अपनी सब्सिडरी कंपनी की मदद से रिलायंस इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट एंड होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड ने 1021 करोड़ की कुल इन्वेस्टमेंट पर ओबराई होटल्स और कुछ प्रमोटर्स से 14.12% की इक्विटी को एक्वायर कर लेते हैं। फिर दिसंबर 2010 में कंपनी ने भारत में ब्यूटाइल रबर की प्रोडक्शन के लिए रशियन पेट्रोकेमिकल कंपनी SIBUR साइबर के साथ जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट करते हैं। ये जॉइंट वेंचर फैसिलिटी की मदद से जामनगर में कंपनी को इंटीग्रेटेड रिफाइनरिंग पेट्रोकेमिकल के साइट पर 1 लाख टन ब्यूटाइल रबर की इनिशियल कैपेसिटी होगी और इसके चालू होने की संभावना 2013 तक की है। फिर 2012 में कंपनी ने साइबर दोनों
ने एक जॉइंट वेंचर नेम को डिसाइड किया जो कि था रिलायंस इलास्टोमर प्राइवेट लिमिटेड, जिससे उन्हें 1 लाख टन की ब्यूटाइल रबर को जामनगर के हर साल प्रोड्यूस करना था। और फिर यहाँ पर जॉइंट वेंचर पहला मैन्युफैक्चरर था ब्यूटाइल रबर का, जो कि इंडिया में और पूरे दुनिया में चौथे नंबर पे इसका सप्लायर बन चुका था। फिर 29 मई 2014 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने नेटवर्क 18 और मीडिया एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड NW18 को एक्वायर कर लिया। साथ ही साथ इनके जितने भी सब्सिडीज होंगे अब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अंदर ही आएंगे। और इस तरीके से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने डिजिटल स्पेस बिजनेसेस में भी एंटर किया। फिर सितंबर 2016 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की जो सब्सिडरी रिलायंस जियो इन्फोकॉम ने वेलकम ऑफर के साथ टेलीकॉम सर्विसेज को अनाउंसमेंट किया और ठीक 170 दिन के अंदर रिलायंस जियो ने 100 मिलियन के कस्टमर को क्रॉस कर दिया। उसके बाद 2018 में रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड ने रीफाइनेंस किया 1.5 बिलियन लोन को। फिर 28 फरवरी 2018 को रिलायंस की सब्सिडरी जो कंपनी थी TV18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड ने अपनी इक्विटी को 50 से 51% तक का इंक्रीज कर दिया। किस कंपनी में? वियोकॉम 18 कंपनी में, जो कि इक्विटी हो गई थी लगभग 50 से 51% तक की, जिसकी वजह से वियोकॉम भी अब रिलायंस इंडस्ट्रीज की ही सब्सिडरी बन चुकी थी। और रिलायंस ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मतलब BKC में वर्ल्ड क्लास की कन्वेंशन सेंटर को बिल्ड किया, जिसमें रिटेल, थिएटर, मॉल्स, ऑफिस और क्लब हाउस भी बन रहा है। इससे आपको यह पता चलता है कि रिलायंस के जो एम्पायर है उनको टोटल 6 भागों में बांटा गया है। पहला ऑयल टू केमिकल, जिसकी रेवेन्यू सबसे ज़्यादा होती है 58.4% की पिछले डेटा के हिसाब से। दूसरा रिटेल सेक्टर में 28.3% की रेवेन्यू जनरेट होती है। मीडिया सेक्टर से 7.7% तक का रेवेन्यू जनरेट होता है। उसके बाद जो डिजिटल सर्विसेज देती है उसके 5.1% और जो ऑयल एंड गैस सर्विसेज होता है 0.3% उनसे होता है। और जो भी बचे फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उससे 0.2% तक की रेवेन्यू जनरेट होती है। और फाइनेंशियल ईयर 2022 में रिलायंस जियो की जो रेवेन्यू थी उसमें 17.1% का इंक्रीमेंट हुआ, जो कि लगभग 95,804 करोड़ रुपए थी। और इसी की वजह से नेट प्रॉफिट में भी उसी साल 23.6% का इंक्रीमेंट हुआ। इन सभी सेगमेंट्स की वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 2022 के फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में 104th रैंक पर है, जिसका टोटल रेवेन्यू $102.55 बिलियन की है। और इसी वजह से मुकेश अंबानी जी दुनिया भर में 6th रिचेस्ट पर्सन करंट टाइम पर है। ये रही बेसिक केस स्टडी रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में, जो कि भारत की सबसे बड़ी और प्रोमिनेंट कंपनियों में से एक है। अगर हम इसकी सब्सिडरीज के बारे में बात कर लें तो इसकी सब्सिडरीज की लिस्ट बहुत बड़ी है, जैसे कि रिलायंस कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस प्रोग्रेसिव ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस प्रोलिफिक ट्रेडर्स लिमिटेड, रिलायंस यूनिवर्सल ट्रेडर लिमिटेड, रिलायंस प्रोलिफिक कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस कॉम ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड, रिलायंस पेट्रो मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, LPG इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड रिलायंस इन्फो सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड से भी और भी ढेर सारे कंपनीज हैं जो कि रिलायंस की सब्सिडरीज में है। इसीलिए इनको टोटल 6 सेक्टर में हमने बांटा है, जो कि ऑयल टू केमिकल, रिटेल, मीडिया एंड अदर, डिजिटल सर्विसेज, ऑयल एंड गैस और फाइनेंशियल सर्विसेज में ही बांटा है। इससे आपको यह पता चलता है कि रिलायंस का एम्पायर बहुत फैला हुआ है। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, हैव अ गुड डे।